बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साइफ़र केस में तो इमरान खान का ताबूत अब तैयार हो गया और ताबूत से यहाँ मुराद वो न ली जाए जो इसके ज़ाहरी माने हैं, अगरचे उसका अंदेशा भी है, लेकिन मैं ताबूत किसी और माने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि इमरान खान का सियासी किस्सा ख़त्म शुद। और इसके साथ ही कि इमरान खान के बारे में ये जो तस्वीर उनके ले पालक जर्नलिस्ट आकर पेश करते हैं, बनाते हैं कि इमरान खान जेल में टूटा नहीं है, झुका नहीं है, डट कर खड़ा है, तो उनसे अर्ज़ है कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान टूट चुका है बल्कि फूट भी चुका है, इसकी तफसील है। और फिर पीटीआई मसलसल भारत को ये खुली दावत दे रही है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे और पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर ले। और चौथी बात यह कि जनूबी पंजाब में कौन आगे है, और आखिरी नुक्ता यह है कि ईरानी मंदूब पाकिस्तान आकर आर्मी चीफ से क्यों मिला, और अमेरिकी हमले के अंदेशे के बाद अब ईरान की पोजीशन क्या है। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त साइफ़र केस में जो हुआ है उसका अहवाल आपके इल्म में आ चुका है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान इस केस की समाअत के दौरान जिस तरह भड़का, और इसने और शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में मिलकर गुल गोपाड़ा किया, और गुल गोपाड़ा ही नहीं किया बल्कि असाब इनके चटक गए, और ये इमरान खान जज को मारने के लिए लपका, जबकि इसने आज़म खान को उसकी गवाही पर गंदी गालियां दी और उस पर भी इसने चढ़ाई करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस को बुलाना पड़ा। तो क्या आपके ख्याल में या इन लोगों के ख्याल में ये असाब ज़दगी की अलामत नहीं है, असाब के चटकने की अलामत नहीं है? ज़ाहिर से आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि इमरान खान ने एक और कार्ड खेल दिया है। आज़म खान की किस बात पर उससे गुस्सा था, किस बात पर वो तैश में आया और भड़क उठा और उसका असाब और जहन और दिमाग जवाब दे गए? वो ये थी कि आज़म खान ने 3 बातें की थी जरह के दौरान। काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन 3 अगर पॉइंट हम एक एक सत्र में लें तो वो ये थी कि एक तो आज़म खान ने कहा कि मैंने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था वो हरफ बहरफ दुरुस्त था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, मैं उस पर कायम हूँ। यानी वो जो पीटीआई वाले कह रहे थे ना कि आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान से इनकार कर दिया और उसको ऑन नहीं किया है, तो उसका ये एक पॉइंट ये था जिस पर इमरान को बहुत शॉक पहुँचा। दूसरा, उसने ये कहा कि इमरान ने साइफ़र का इस्तेमाल किया, इसको लीक किया और इसको सियासी मकासद के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। और तीसरी बात आज़म खान ने ये की कि वो जो टेप नशर हुई थी, मेरी ऑडियो टेप लीक हुई थी मेरी और इमरान खान की, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई। वो जूं की तूं जिस तरह बात हुई थी उसी तरह वो लीक में जो मतन था वो उसके मुताबिक था। और ये 3 बातें जो उसने की तो गोया कि इमरान खान के इसने सियासी ताबूत पर मोहर लगा दी। और अब आम तौर पर क़यास ये की जा रही है कि इसी हफ्ते के दौरान साइफ़र केस में भी इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी और तोशा खाना केस में भी इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। तो लेकिन मेरी इतला ये है कि इलेक्शन से पहले साइफ़र केस की सज़ा तो लाजमन आ जाएगी, और तोशा खाना केस हो सकता है कि उसकी सज़ा इलेक्शन के बाद सुनाई जाए, उससे इलेक्शन से पहले भी उसको सुनाई जा सकती है, लेकिन साइफ़र केस में इसकी सज़ा अब यकीनी है। ये संगीन गद्दारी का केस है। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने जज को धमकियाँ दी, तू कहकर मुखातब किया और कहा कि मैं तुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा, तुझे देख लूँगा और देख लूँगा फ़िक्रा। तो उसने आज़म खान के बारे में आज़म खान को मुखातब करके भी कहा, और ये तो इसका पुराना फ़िक्रा है, ये जब से इसने सियासत शुरू की है वो ये फ़िक्रा दोहराता आ रहा है कि मैं देख लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये 2 केस तो फ़िलहाल फौरी ख़तरे का बास है। एक इलेक्शन से पहले सज़ा यकीनी है, और दूसरे केस में इलेक्शन से पहले भी हो सकती है, इलेक्शन से के बाद भी हो सकती है। तो अब ये जो गालियां देने का मसला, इसने तो इमरान खान के अपने वकीलों को और अपनी लॉबी को इसने परेशान कर दिया कि इमरान खान को क्या हो गया। कोई इसकी जस्टिफिकेशन देने के काबिल नहीं रहा। इनके इतने मीडिया सेल हैं और इतने लोग इनके तर्जमान हैं, वकील हैं, और इसकी सफाई देने वाले हैं प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, लेकिन आपने देखा कि कोई भी इसके तर्ज अमल पर बात नहीं कर पा रहा। किसी भी शो में पीटीआई के किसी तर्जमान ने, और इन तर्जमानों में टीवी के एंकर पर्सन भी शामिल हैं,
वो इमरान खान इस इशू को उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, वरना वो ये कह सकते थे कि जनाब आज तो इमरान खान ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। दूसरी बात ये कि इमरान खान का ये चटकने का रवैया जो है ना, ये कोई नया नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चटका हुआ है, काफ़ी अरसे से असाब ज़दगी का मरीज़ है। पिछले 3 महीनों में ये जेल के अमले से 5 मरतबा दंगा फसाद कर चुका है। क्या आपने आज तक दुनिया के किसी भी सियासी कैदी, चाहे वो जनूबी अफ्रीका का हो, चाहे वो अलजायर का हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो या किसी भी और मुल्क का हो, आपने उसके बारे में दंगा फसाद की रिपोर्ट सुनी? ये 5 मरतबा दंगा फसाद कर चुका है, काट खाने को दौड़ता है, हस्पताल यानी जेल के जो मामूली मुलाजम हैं उनको भी, और अगर कोई अफसर इनके सामने आ जाए तो उसको भी, और ये तू कहकर मुखातब करता है और देख लूँगा छोड़ूंगा नहीं, गद्दारी का केस करूँगा, गालियाँ देता है और असाब ज़दगी का मुजाहरा करता है। कल भी इसने गंदी गालियाँ दी, तो ज़ाहिर है अगर कोई और कैदी होता तो जज साहब फौरी तौर पर बाकी मुकदमे को छोड़कर इसी को पकड़कर उसको लटका देते। लेकिन यहाँ मसला चूँकि एक सियासी नौइयत का है और मामला बड़े तहम्मुल से चलने का है, तो अब इमरान खान ये इस अच्छा, जहाँ तक ये डटे रहने की बात है, वो मैं फिर सिर्फ दोहरा दूँ बात कि इस बात की तो गिनती ही नहीं की जा सकती कि कितनी मरतबा इसने फ़ौज को माफ़ीनामे भेजे हैं अपनी वकीलों के ज़रिए भी, और वो जो एक CIA का बरतरफ एजेंट मोहम्मद अली दुरानी उसके ज़रिए भी, और वो भारतीय लॉबी का जनरल लोधी नाम का उसके ज़रिए भी, और पता नहीं किस किस के ज़रिए इसने माफ़ीनामे भेजे हैं, और एक मरतबा नहीं अनगिनत मरतबा भेजे हैं। और हालिया दिनों में तो उसने 2 बार मुसलसल, ये 2 दिन मुसलसल ये एक ही बात की कि मैं तो 19 महीनों से मुज़ाकरात का मुंतज़िर हूँ, कोई मुझसे मुज़ाकरात कर नहीं रहा। तो ऐसे में ये कि इमरान खान डटा हुआ है, वो हर ऑफ़र मुस्तरद कर रहा है, वो बात करने से इनकार कर रहा है, वो कोई बात नहीं मान रहा। ये जो इमरान रियाज किस्म के बेहुदा किस्म के लोग हैं, ये इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं कि इमरान खान मान नहीं रहा। भाई वो तो मिन्नतें कर रहा है और तुम कह रहे हो कि वो मान नहीं रहा। तो इमरान खान के बारे में अब यही है कि टूट ही नहीं चुका, फूट भी चुका है। अब इसके बारे में बस यही है कि इसका अंजाम तो खैर बड़ा दर्दनाक है, लेकिन इसकी जो इसका ये जो भरम था ना कि मैं एक निडर लीडर हूँ, तो उसके बारे में वही मिसरा पढ़ा जा सकता है कि दामने यार खुदा ढांप ले पर्दा तेरा। नाज़रीन, हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये भारत को जो दावत दी जा रही है PTI की तरफ से कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे, तो इसकी कहानी क्या है? ज़ाहिर है ये दावत PTI की कोई सेंट्रल कौंसिल तो अपने एलामिये में नहीं देगी, लेकिन अगर आप इनके पूरे हल्के की तकरीरें सुने, शेर मरवत से लेकर उरिया और वजाहत एस खान से लेकर शानदाना गुलजार तक जितने भी लीडर हैं, और ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका में जो इनकी कैंपेन है, वो इस बात से कम नहीं है कि दुनिया पाकिस्तान पर टूट पड़े, इस पर पाबंदियां लगा दे, इसके कर्ज़े इसको कर्ज़ा देना बंद कर दे, इसकी हर तरीके से इमदाद मुअत्तल कर दी जाए। ये सारे मुतालबे आपके सामने, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। अब ये जो वजाहत एस खान ने बात की है, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? वजाहत एस खान कोई आम आदमी नहीं है, ये PTI का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है और इमरान खान का यारे गार है। अगरचे उम्र का फ़र्क है, लेकिन मुश्तरका मशागिल और मुश्तरका शौक़ जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबरी के सतह पर ले आते हैं। और ये वही वजाहत एस खान है जो नवाज शरीफ साहब की बरतरफी के बाद, उनकी माजूली के बाद वज़ीर आज़म हाउस में जा घुसा था। वहाँ जाकर इसने कमोड की फ़िल्में बनाई थी और बाथ टब की फ़िल्में बनाई थी, बाथरूमों की फ़िल्में बनाई थी, और ये बताया था लोगों को कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने तो ईवानी वज़ीर आज़म में ये जो बाथ टब बनाए हुए, कमोड बनाए हुए हैं, वो भी सोने के हैं, सोना लगा हुआ है। अब फिर बाद में जब इमरान खान आया तो किसी ने नहीं बताया कि इमरान खान ने वो सोना उन कमोड से और उन बाथ टब से उतरवाया कि नहीं उतरवाया, या ज़ाहिर है कि ये झूठ था। लेकिन ये उसी ज़माने में ये मशहूर हो गया था, बच्चों में ख़ास तौर पर इसको कमोड वाला अंकल के नाम से मरूफ हो गया था कि वो कमोड वाला अंकल फिर आया है, TV पर वह आता रहता था। इमरान खान के जाने के बाद फिर ये अमेरिका चला गया और वहाँ जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहायत गंदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो कल जो उसने ट्वीट किया है वो सियालकोट में नवाज शरीफ के जलसे की बुनियाद पर किया है। नवाज शरीफ का जलसा सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। जिस तरह कल राजनपुर में नवाज शरीफ का जलसा हुआ, तो वो भी राजनपुर की तारीख का, बल्कि जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। तो इन जलसों से लोग खासे भिन्ना गए, और भिन्नाने के नतीजे में इनका अंदर जो था
वो बाहर आ गया। चेहरा रोशन अंदरू चंगेज़ से तारीख तर। तो चंगेज़ से भी इनका जो गंदा जहन था, गंदी सोच, इनकी जो मनोकामना, इनकी ये ख्वाहिश, वो सब सामने आ गई। इसने जल भुनकर उस ट्वीट के जवाब में, किसी ने ट्वीट किया था कि नवाज शरीफ का जलसा सियालकोट में बहुत बड़ा था, तो इसने जल कर ये दिया कि लिखा कि सियालकोट तो वही शहर है ना, इसने सवाए ख्वाजा आसफ की और खेलों के फुटबॉल के सामान के हमें दिया ही किया है। अच्छा होता कि 1965 की जंग में ये हम हार जाते, यानी कि भारत इस पर कब्जा कर लेता, भारत इस पर कब्जा कर लेता। और ये ख्वाहिश इसकी सिर्फ सियालकोट की नहीं है, और ये ख्वाहिश पूरी पीटीआई की है कि भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, और वो दावत आम देते रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। अगर गिनती की जाए तो कई सूबे बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान से इब्तिदा करते हैं। इमरान खान ने कितनी मरतबा ये कहा, आपको याद है अच्छी तरह, अखबारात की हेडलाइंस लगी थी, टीवी पर ये फ्लैश हुई थी ये बात कि इमरान खान ने कहा कि हम बांग्लादेश बना सकते हैं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान की फ़ौज के 3 टुकड़े हो जाएंगे, सकूत ढाका का अलमिया मत दोहराओ। इसका क्या मतलब था? वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, उसके दिल के अंदर की ख्वाहिश है। और इमरान खान ने फिर ये भी कहा था कि अगर मुझे हटाना ही था तो पाकिस्तान पर एटम बम फेंक देते। फिर इसने ये भी कहा कि पाकिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए था। यानी पाकिस्तान के बारे में अंदर का बुग़्ज़ और खबासत जो थी वो इसके मुंह से बाहर आ गई। और फिर इसकी पार्टी के लोग क्या कहते रहे, वो शानदाना गुलजार का आपको याद होगा, जिसमें उसने कहा था कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ये सुना गया कि किसी लीडर के लिए ये कहा जाए कि अगर वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी, तो पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान भुट्टो नहीं तो पाकिस्तान नहीं। लेकिन ये इमरान खान की शानदाना गुलजार, वही जो अदलिया की बहुत ही पसंदीदा खातून है, जिसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए अदलिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, कुछ जजों ने, सारी अदलिया नहीं कुछ जजों ने। ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि उनका एजेंडा भी कुछ मशकूक ही लगता है, वल्लाह आलम। तो खैर, अब शानदाना गुलजार, फिर आपने इनके कई वो लंदन वाली ख़वातीन, पाकिस्तान की बुढ़ी बीबियाँ, इनके क्लिप सुने होंगे आपने, बेशुमार क्लिप सुने होंगे कि हमें इमरान खान के बगैर पाकिस्तान नहीं चाहिए। और फिर इनका एक वो जो है तो अमेरिका में वो भी मफरूर हो गया, मुईद पीरज़ादा, उसके ट्वीट भी आपने देखे होंगे कि पाकिस्तान से लोगों को हिजरत क्यों नहीं कर देते, पाकिस्तान को छोड़ क्यों नहीं देते, इस तरह की बातें। और फिर वो इनका एक बहुत बड़ा टाउट है फर्रा गोगी गैंग का, उरिया, उसकी आपने वीडियो सुने तो वो पिछले 8 महीनों से मुसलसल ये वीडियो बना रहा है, विलाग कर रहा है कि अगले महीने पाकिस्तान पर अजाब नाज़िल होगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा। और तअस्सुर ये देता है कि ये सारी बातें उसको वही के ज़रिए मालूम होती हैं, उस पर कशफ होता है, या उसको उसके बुज़ुर्गों ने बताया है, कुछ रूहानी बाबों ने बताया कि पाकिस्तान अगले महीने ख़त्म हो जाएगा। कभी ये कहा कि गंदम की फसल आधी कट पाएगी और आधी नहीं कट पाएगी कि पाकिस्तान पर अल्लाह का अज़ाब होगा। इसकी आखिरी धमकी जो थी वो ये थी कि जनवरी में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और जनवरी में अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो अल्लाह का शुक्र है जनवरी की आज 30 तारीख है और अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है। दरअसल ये ना कोई ये पेशगोई है, ना इन पर इल्हाम नाज़िल होता है, ना इन पर वही आती है, ना इनको कशफ होता है, ना कोई रूहानी बाबा, यह सारा झूठ का चक्कर है। असल कहानी इनकी ये है, इन खबीस लोगों की, कि ये पाकिस्तान को ख़त्म होता देखना चाहते हैं। ये फ्री मैसनरी के लोग हैं जो दीनी लिबादा ओढ़ कर, दाढ़ी रख के, कुरान और हदीस आप अपने सामने रख के फ्री मैसन की तरफ से लगाएगी ड्यूटी पूरी करते हैं। और फ्री मैसन का आदमी ये तो नहीं कहेगा कि मैं फ्री मैसन का आदमी हूँ, वो तो कुरान के आयतें पढ़ेगा, अहादीस के हवाले पेश करेगा, बुजुर्गान दीन के वाक़यात पेश करेगा, फ़िक़्ह के मसाइल पेश करेगा, और ये तअस्सुर सामईन के दिमाग पर जमाने की कोशिश करेगा कि मैं तो आलम दीन हूँ और मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उनके फरमानों की रोशनी में ये बातें कर रहा हूँ। तो लोग फिर धोखे में आ जाते हैं और धोखे में आए हुए हैं। सारी पेशगोइयाँ पाकिस्तान को तबाह करने के बारे में इस बदबख्त इंसान ने जितनी भी पाकिस्तान के ख़ात्मे की पेशगोइयाँ की हैं वो सारी की सारी झूठी साबित हुई हैं। इसके बावजूद लोग इस पर एतबार करते हैं कि यह आदमी वाकई, इस पर वही नाजिल होती है, इस पर कशफ होता है। एक और मुर्दार किस्म का आदमी आया हुआ मोहम्मद कासिम, वो कहता है मैं इमाम मेहदी हूँ। इमाम मेहदी ने तो खाना काबे में ज़हूर करना है रवायात के मुताबिक,
जो भी है रवायात, उनकी सेहत पर हमें बहस करने की, ज़ाहिर है उस पर बहस करने के मजाज नहीं है, तो उलमा ही बहस कर सकते हैं। लेकिन जो भी रवायात हैं उनके मुताबिक इमाम मेहदी ने खाना काबा में ज़हूर करना है और फिर तलवार हाथ में पकड़कर जंग के लिए निकल पड़ना है अपने एक बहुत बड़ी जमात को बैत कराने के बाद। तो ये जो मोहम्मद कासिम खान छोड़ा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, ये जितने भी लोग हैं ना, और इनके पीछे जो रूहानी बाबे हैं जो सरफराज करते हैं लोगों को, जो इरफान होने का दावा करते हैं, ये सारे हाइब्रिड तजर्बे के प्रोजेक्ट के जो पाशा और फिर उसके बाद गफूरा और उसके बाद वो बाजवा, वो जो था पिज़्ज़ा बाजवा, फिर कमर बाजवा, फिर फैज़, फिर वो क्या जो सऊदी अरब भागा हुआ है राहील शरीफ, इन सब का जो मुश्तरका प्रोजेक्ट था, ये सारे लोग वजाहत ऐस खान से लेकर उरिया तक और इरफान और सरफराज सब तक, ये उनके पाले हुए पर्दाख्ते हुए ये लोग थे जो इनके रातब पर इन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बनाई, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया, हज़ारों को मुरीद बनाया, उनसे नजराने लिए और उनसे शुभदाबाजियाँ करके ख़ुद को एक अल्लाह का वली और साहब करामत बुजुर्ग साबित किया। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में एक तसर ये मिलता रहा है, ये PTI के लोगों की तरफ से, TV पर बैठे हुए सहाफ़ियों की तरफ से, कि जनूबी पंजाब तो PTI का गढ़ है। ये कई महीनों से ये तसर दिया जाता रहा, लेकिन फिर आस्ता आस्ता ये रिपोर्टें उनको मानना पड़ गई कि जनाब जनूबी पंजाब में PTI का कोई गढ़ नहीं है सिवाय एक आध हल्के के। और अब जो वहाँ से, यानी अब इलेक्शन चूँकि बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो बहुत सारे अखबारात और मीडिया के सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, तजिया नगार वो इन इलाकों में पहुँचे और वापस आकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो थोड़े बहुत हेर फेर के साथ, अल्फाज के और अंदाज़ों के फ़र्क के साथ एक ही जो नतीजे पर पहुँचे हैं वो ये है कि जनूबी पंजाब में PTI का गढ़ होना तो दूर की बात है, जनूबी पंजाब में PTI मुकाबले ही में नहीं है, एक आध सीट के सिवा मुकाबले ही में नहीं है। वहाँ मुकाबला है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। लेकिन इस मुकाबले की हकीकत क्या है, इस मुकाबले की पोजीशन क्या है, वो ये है कि अगर नवाज लीग 75% सीटों पर यकीनी तौर पर जीत रही है, जनूबी पंजाब की 75% सीटों पर मुस्लिम लीग नून बहुत आगे है और 25 सीटें वो हैं जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिनमें वो जहांगीर तरीन की पार्टी भी शामिल है, जिनमें दूसरे लोग भी शामिल हैं और जिनमें PTI के आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं और PTI से हटकर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी शामिल हैं। मसलन एक हल्के में मुस्लिम लीग नून ने सीट छोड़ दी है जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए, तो वहाँ जो मुस्लिम लीग का एक मुकामी लीडर है उसने पार्टी के साथ वाबस्तगी को बरकरार रखते हुए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि बाकी जो 25% है उनमें सारे शामिल हैं, पीपल्स पार्टी उनमें आगे है, लेकिन पीपल्स पार्टी इतना भी आगे नहीं है कि इन 25% में से 20% सीटें भी हासिल कर ले। वो इस 25% का भी मेरे ख्याल में आधा हिस्सा पूरा करेगी और बाकी आधी सीटें जो हैं वो कुछ PTI के आज़ाद उम्मीदवारों, कुछ दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों, कुछ जहांगीर तरीन और शायद वहाँ कोई JUI का उम्मीदवार भी जीत जाए या लब्बैक का कोई उम्मीदवार भी जीत जाए। बहरहाल जनूबी पंजाब में 75% सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून आगे है। नाज़रीन, ईरानी मंदूब पाकिस्तान अचानक हंगामी दौरे पर पहुंचे वज़ीर साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने क्या कहा, तो ये ज़ाहिर कोई एलामिया ऐसा जारी नहीं हुआ जिसमें अंदर की बात बताई गई हो, लेकिन जो सामने की चीज़ है जो नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो इसने जो हमले की गलती की थी उसका पछतावा, और फिर दूसरी बात यह है कि अब इस पर अमेरिका के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। उर्दन में एक अमेरिका का अड्डा है, कोई टावर नाम की कोई जगह, टावर 23 या कौन सा टावर, मुझे अब नंबर याद नहीं रहा। वो एक छोटी सी एक छोटा सा कस्बा है जिस पर जहाँ अमेरिका का एक अड्डा है, बड़ा अड्डा, बहुत बड़ा अड्डा, छोटा मोटा अड्डा नहीं, अच्छा खासा अड्डा। वहाँ पर इराक़ की एक मुज़ाहमती तंजीम जिसका नाम है इस्लामी मुज़ाहमत, उसने दावा किया है कि ये हमला हमने किया, जो हमला कल रात हुआ। उस हमले में अमेरिका ने बताया कि 3 फौजी हिलाक और 37 ज़ख्मी हुए। असल ख़बर यह है कि वहाँ 27 फौजी, अमेरिका के 27 फौजी हिलाक हुए हैं और 20 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ज़ाहिर अमेरिका इतनी बड़ी खबर को
ब्रेक होने नहीं दे सकता। ये उसके लिए खिफ़त का सामान है और चंद दिनों तक ये खबर सामने आ जाएगी कि इतने मर गए, 27 मर गए और 20 जख्मी हैं। तो अमेरिका ने इसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया। ईरान जो है इस इल्ज़ाम को संजीदगी से ले रहा है और इस पर खौफजदा है, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है। और ख़ास तौर पर अमेरिकी सेनेट में एक पेश की गई है करारदाद, जिसमें अमेरिका की हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि बराह रास्त ईरान पर हमला किया जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका बराह रास्त ईरान पर हमला करे, लेकिन वो इराक़ या शाम में ईरान नवाज तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा हमला करने का फ़ैसला कर चुका है। कि छोटे मोटे हमले तो वो करते ही रहता है, फ़लाँ जगह पर उसने बमबारी कर दी, इतने मार दिए, फ़लाँ जगह पर बमबारी कर दी, इतने मार दिए। लेकिन इस मरतबा उसका ऑपरेशन बड़ा होगा, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या किसी अमरीकी अड्डे के साथ आज तक पेश नहीं आया कि एक ही हमले में 27 अमरीकी फ़ौजी मर गए हों। तो ये हमला बड़ा होगा, चाहे वो ईरानी मफादात पर हो, चाहे वो सेनेट में पेश किए गए मुतालबे की बुनियाद पर अमरीका की सरजमीन पर हो। तो ईरान ख़ुद को घिरा हुआ महसूस करता है और वो अब पाकिस्तान के पास उसका वज़ीर चलकर जो आया है, तो उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाहता है कि हम तो पुराने दोस्त हैं, आपने हमारी मदद करनी है। इस दौरान एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अमेरिका ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हौसियों के ख़िलाफ़ जो महाज बन गया है, पाकिस्तान उसमें शरीक हो। तो इसकी खबर ये है कि पाकिस्तान ने क़तई इनकार कर दिया है और वो किसी भी सूरत हौसियों के ख़िलाफ़ हमलों में शरीक नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग तक के लिए। खुदा हाफिज़।